देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मैं इस बाराबंकी शहर में नया आया हुआ था। मैं पहले फतेहपुर जिले में नियुक्त था। पिछले ही महीने मेरा स्थानांतरण बाराबंकी में हुआ था। मुझे शहर में अपने बैंक की नई ब्रांच में ज्वाइन किए हुए अब 1 महीना हो चुका था, लेकिन अभी मेरी बाराबंकी शहर में रहने लायक ठीक ठाक व्यवस्था नहीं हो पाई थी। मुझे अब तक कोई ढंग का किराए का मकान बैंक के आसपास नहीं मिल पाया था, जिस वजह से मैं अपने मित्र संजीव के घर पर रह रहा था। मेरा सारा दिन तो बैंक की ड्यूटी में ही निकल जाता, मगर शाम को मैं अपने बैंक के आसपास किराए के मकान की तलाश करता था। मेरे मित्र संजीव का घर, जहां फिलहाल वो रह रहा था, वो बैंक से काफ़ी दूरी पर था और रोजाना के ट्रैवलिंग में मुझे काफ़ी दिक्कतों से पेश आना पड़ता। बैंक से मेरे मित्र के घर पहुंचने के लिए 2 रास्ते थे, एक टेढ़ी पुलिया से होकर और दूसरा राम पुल से। मेरे मित्र संजीव ने मुझे ये हिदायत दे रखी थी कि मैं कभी भी भूल से भी टेढ़ी पुलिया की तरफ ना जाऊं, क्योंकि वहाँ एक चुड़ैल का निवास है। उसने बताया कि उस टेढ़ी पुलिया से गुजरने वाले लोगों का बड़ा डरावना अनुभव है, जहाँ कुछ लोगों को तो उस पुलिया की चुड़ैल ने मार ही डाला था। तभी मैंने अपने बैंक में अपने साथ काम कर रहे कर्मचारियों से भी टेढ़ी पुलिया वाली चुड़ैल के बहुत से डरावने किस्से सुने थे। और इस बार जब मैं अपने गांव बीवी बच्चों के पास गया तो मैंने बाराबंकी की पुलिया वाली चुड़ैल की कहानी सुनाई, जिसे सुनकर मेरी पत्नी डर गई। उसने मुझे समझाया कि मैं कभी भी उस खौफनाक जगह की तरफ न जाऊं। उसने हमारे ही गांव में रहने वाले एक बाबा जी से मेरे हाथ पर एक तावीज़ बनवा दिया था और साथ ही कुछ झाड़ फूक जैसा भी करवाया, लेकिन बात वहीं पर आकर अटक गई कि मुझे इन चीज़ों में कुछ खास विश्वास नहीं था। खैर, मेरी पत्नी के सामने मेरी कहाँ चलने वाली थी, इसलिए मैंने भी उसके कहे के मुताबिक वैसा ही किया और वापस जॉब के लिए आ गया। अब मुझे शहर में भटकते हुए 1 महीना हो गया था और 1 महीने से ऊपर का वक्त भी निकलने लगा था, लेकिन मुझे कोई ठीक तरह का कमरा नहीं मिल पा रहा था, जिस वजह से अब मेरा दिमाग खराब होने लगा और साथ ही मेरे मन में एक अजीब तरह की मायूसी छा जाती थी। इस जगह पर कमरे तो काफ़ी थे, लेकिन मेरे हिसाब और मेरे बजट में मुझे कोई कमरा नहीं मिला था। आज फिर से मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं करीबन 2 घंटे तक भटकता रहा, मगर उसके बाद भी कोई अच्छा कमरा नहीं मिल पाया था। फिर मैंने सोचा कि मैं संडे के दिन ढूंढने के लिए निकल जाऊंगा, क्योंकि उस दिन मेरी छुट्टी रहने वाली थी और मुझे गांव भी नहीं जाना था। और इसी टेंशन के बीच मुझे तो पता ही नहीं चला कि आखिर कब मैं एक अलग रास्ते पर आ गया। और इसी बीच मेरी नज़र उसी रास्ते पर लगे एक काले रंग के बोर्ड पर पड़ी, तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक नाम लिखा हुआ था। वो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल उस बोर्ड पर लिखा हुआ था टेढ़ी पुलिया, क्योंकि जो बातें मैंने इस रास्ते के बारे में सुनी थी, उन्हें सुनकर हर किसी के मन के अंदर डर बैठ जाने एक आम बात थी। खैर, पहले तो मैंने सोचा कि मैं वापस से टर्न ले लेता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब चलो, अगर मैं इस रास्ते पर आ ही गया हूँ तो वापस क्यों जाना। तो ऐसे में मैंने आगे बढ़ना ही बेहतर समझा और उसके बाद मैंने अपनी बाइक की रफ्तार को काफ़ी बढ़ा दिया था। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मुझे बीच रास्ते में कुछ लोग खड़े हुए नजर आने लगे। पहले तो मैंने उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया, मगर उसके बाद वो लोग वहाँ से भागने लगे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ हो गया है। फिर देखते ही देखते वो लोग सड़क को पार करके एक खेत की तरफ चले गए। मुझे समझ में नहीं आया कि इन लोगों का क्या हुआ। थोड़ी देर तक इधर उधर देखने के बाद मैंने उस चीज़ को भी नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन इसी बीच मुझे बीच रोड पर एक आदमी दिखा। मैं उस आदमी से उन लोगों के बारे में पूछने वाला था, इसलिए मैंने खुद पे खुद ही अपनी बाइक का ब्रेक लगा लिया। और जैसे मैंने उस आदमी का हुलिया देखा तो उसके हुलियों को देखकर ये तो साफ पता लग रहा था कि वो एक भिखारी था। उसके हाथ में एक कटोरा था। फिर वो मेरे पास आया और बोला, मैं यहाँ तुमसे भीख लेने नहीं आया, बल्कि मैं तुझे भीख देने आया हूँ। अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो यहाँ से चला जा और आगे जाने की हिम्मत मत करना। दोस्तों, इतना कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन वो मुझे थोड़ा पागल टाइप का लग रहा था। और उसके इतना कहने के तत्पश्चात वो आदमी वहाँ से चला गया, लेकिन उसकी बातें मेरे दिल में चुभ गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं अपने रास्ते से नहीं भटका और मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट करके अपनी बाइक की रफ्तार को बढ़ा दिया, क्योंकि किसी के कहने सिर्फ से मैं अपने रास्ते को नहीं छोड़ सकता था। मैंने बाइक की स्पीड को हल्का तेज कर दिया ताकि मुझे यहाँ पर डर ना लग सके। लेकिन इत्तेफाक का भी एक अलग ही मामला होता है
इत्तेफाक से आज अमावस की रात थी और उसके बारे में मुझे तब पता चला जब मैंने देखा कि इस रास्ते पर बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा पसरा हुआ था और अंधेरा तो इतना ज़्यादा था कि आदमी उस घोर अंधेरे में 2 फीट आगे की चीज़ को भी नहीं देख सकता। फिर इसी बीच आगे चलते चलते अचानक ही मुझे टेढ़ी पुलिया के ऊपर सफ़ेद रंग का कुछ नज़र आने लगा और उसे देखते मैंने बाइक की स्पीड को कम करना शुरू कर दिया। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी मैं उन सारी बातों को भूल गया था जो मुझे मेरा दोस्त डरावने शब्दों में बयां करता था। पर अब मेरी बाइक उस सफ़ेद चीज़ के एकदम पास पहुंच चुकी थी और जैसे मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि सफ़ेद रंग का सलवार सूट पहने एक लड़के उस रास्ते पर कुछ ढूंढ रहे थे। उसे रास्ते पर कुछ ढूंढता हुआ देखकर मैंने बाइक की स्पीड को एकदम ही कम कर दिया था। उसके बाद मैंने जब उसे और करीब से देखा तो मैंने पाया कि वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। उसकी सुंदरता को देखकर हर कोई उससे मोहित हो जाए। उसके बाद उस महिला ने जैसे ही मेरी तरफ देखा तो कहा, जी सुनिए, वो क्या है कि मेरे 2000 रुपये यहाँ पर खो गए हैं, तो क्या आप मुझे ढूंढने में मेरी सहायता कर सकते हैं? अब उसकी ये बात सुनकर मैंने हामी भरी। फिर उसने बताया कि वो जिस जगह पर बच्चों को ट्यूशन दिया करते थे वहाँ से उसे तनख्वाह मिली थी और आज ही उसके कुछ चंद रुपए गुम हो गए थे, जिस वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। साथ ही वो ये कहते हुए काफ़ी भावुक हो गई थी। इसलिए मुझे उसके ऊपर दया आ गई और उसके बाद मैंने बाइक का स्टैंड लगाया और उसकी मैं मदद करने लगा। कुछ देर तक इधर उधर नज़र मारने के बाद भी जब उसके पैसे मुझे नहीं मिले तो मैं थक हार कर पीछे मुड़ गया। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे पलटकर पीछे का नज़ारा देखा तो अब मेरे पांव तले ज़मीन सरक गई। दरअसल मैंने देखा कि पीछे की तरफ मुझे वो महिला तो नज़र आ रही थी, लेकिन अब उसका हुलिया बदल चुका था। वो दिखने में किसी वृद्ध महिला की तरह हो गई थी और धीरे धीरे उसकी आंखें काफ़ी लाल हो गई थी। उसके दांत भी बड़े बड़े होने लगे थे और फिर जब मेरी नज़र उसके हाथों के तरफ गई तो मैं और भी ज़्यादा सहम गया। दरअसल मैंने देखा कि उसके हाथों के नाखून कचरे से भरे हुए थे और वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक लग रही थी। दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी में न जाने कितनी बार भूत पिशाच को झुठलाया था, लेकिन आज जब इनको अपने सामने देखा तो मेरा बदन सहम उठा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर उसके बाद मैंने आओ देखा न ताओ और तुरंत ही वहां से भागना शुरू कर दिया। मैं जितनी तेजी से हो सकता था उस सुनसान पड़े रास्ते के ऊपर भागता ही जा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे पीछे सैकड़ों लोग भाग रहे हैं। लेकिन मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि मैं जानता था अगर मैंने गलती से भी पीछे पलट कर देख लिया तो पूर्वजों की कही गई बातें सच हो सकती थी। मगर वहाँ से थोड़ी दूर आते ही मेरी सांसें अब ऊपर नीचे हो रही थी और साथ ही ऐसा लग रहा था कि अब मेरे शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया है। इसलिए अब मैंने एक जगह पर रुकना ही ठीक समझा। मुझे थोड़ी दूर आगे एक शिला नजर आई तो मैं जल्दी से भागता हुआ उस शिला के पीछे जाकर छुप गया। मुझे लग रहा था कि अब मेरी जान बच चुकी है, लेकिन असली खौफनाक मंजर तो मैंने तब देखा जब मेरी नज़र ऊपर की तरफ पड़ी। मैंने देखा कि जिस स्त्री से मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, अब इस स्त्री की तरह नजर आने वाली कम से कम 10 औरतें उस बड़ी सी शिला के ऊपर खड़ी हुई हैं और उन सभी को अपने सामने देखकर मेरी तो हवा निकल गई। मुझे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या। बाद में मैंने फिर से वहां से निकलना ही ठीक समझा और मैं फिर से वहां से भागने लगा, मगर इस बार मैं अपनी बाइक की तरफ भाग रहा था क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी अपनी बाइक को उठाकर यहाँ से निकलना था। कुछ देर तक सरपट भागने के बाद मैं अपनी बाइक के पास पहुंचा और बाइक के पास पहुंचते ही मैंने स्लिप दबाकर एक्सीलेटर दबाने की कोशिश की। मेरे बार बार ट्राई करने के बावजूद भी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, इसलिए अब मुझे गुस्सा आने लगा था। और जब मैंने अपने पीछे की तरफ घूम कर देखा तो मैंने पाया कि पीछे की तरफ मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। अब एक बार के लिए मुझे चैन की सांस तो मिली, लेकिन तभी मेरी नज़र वहाँ पर गिरे हुए 2000 रुपये पर पड़ी और उन पैसों को वहाँ पड़ा देखकर मैं हैरान हो गया था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे इन पैसों को उठाना चाहिए था या फिर नहीं। ये सब सोचते हुए मैंने अपनी बाइक को फिर से वहीं पर खड़ा कर दिया और उन पैसों के पास जाने लगा। लेकिन तभी मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया और मुझे पीछे से एक हेडलाइट की रोशनी नज़र आने लगी। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि एक गाड़ी बहुत ही स्पीड से मेरी तरफ आ रही थी। मैंने तुरंत ही उस गाड़ी के सामने अपना हाथ दिखाया और उसे रोकने की कोशिश की, मगर जैसे जैसे वो गाड़ी मेरे करीब आ रही थी तो वैसे वैसे उसकी स्पीड
कम होने की बजाय अब और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। फिर देखते ही देखते वो गाड़ी मेरे पास से गुजर गई और मेरे हाथ दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर इसी बीच मैंने देखा कि मेरे आजू बाजू में मुझे करीब 7 से 8 महिलाएं खड़ी हुई नजर आ रही थी। उन सभी को अपने चारों तरफ देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गया था। मैं समझ गया था कि आज मैं पक्का मरने वाला हूँ। तभी उनमें से उस महिला ने मेरी ओर बढ़ना शुरू कर दिया जो सबसे खूंखार थे, और फिर उसने झटके से मेरे हाथ को पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच लिया। फिर जैसे मैं उसकी तरफ गया तो मैं लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा और मेरे सर में जोर से चोट लग गई, जिस वजह से मेरी आंखों के सामने काला काला अंधेरा छा गया और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे पाँव को कोई चबा रहा है और साथ ही मुझे अपने बदन के अलग अलग जगह पर दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर मेरे शरीर को काटने की कोशिश कर रहा है। किसी तरह से जब मैंने उठकर इधर उधर देखने की कोशिश की तो मैंने देखा कि वो 7 से 8 महिलाएं मेरे पाँव और पेट को चबाने की कोशिश कर रही थी और वो किसी आदमखोर जानवर की तरह मुझे खाने में लगी हुई थी। फिर इतने में ही मुझे कुछ याद आया और मैंने तुरंत ही अपनी जेब से वो चीज़ निकाली जो मैंने अपनी जेब के अंदर रख रखी थी। मैंने अपनी जेब के अंदर वो ताबीज़ डाला हुआ था जो हमारे गांव के बाबा ने मुझे दिया था। मैंने उस ताबीज़ को उस चुड़ैल की तरफ फेंक दिया और उसका असर मुझे ये मिला कि देखते ही देखते उस चुड़ैल ने अचानक ही मेरे पूरे शरीर को आज़ाद कर दिया और फिर चीखते चिल्लाते हुए वो वहाँ से भाग निकली। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये भला कैसे हुआ। अगर मैं इस चीज़ को थोड़ी देर पहले कर चुका होता तो मेरे शरीर में इतनी चोटें नहीं आती। खैर किसी तरह से मैंने अपने दोस्त संजीव को कॉल किया। समय रहते ही संजीव कुछ लोगों को लेकर मेरे पास पहुंच गया और उसने मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। फिर रिकवर होने के लिए मुझे थोड़ा टाइम तो लगा, मगर धीरे धीरे मेरी हालत में सुधार आ गया। खैर मैंने पूरी घटना के बारे में जब अपने दोस्त को बताया तो उसने बताया कि पहले वहाँ पर 6-7 किन्नर रहा करते थे। फिर एक दिन किसी गाड़ी वाले ने तेज रफ्तार के चलते उसने उन सभी को कुचल डाला और उनके मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद से वो सभी एक रहस्य बनकर काफ़ी लोगों को मौत के घाट उतार चुकी हैं। खैर दोस्तों, उस दिन के बाद मैंने तो उस रास्ते की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा, और जब भी उस रास्ते के बारे में याद करता हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।